लेकिन एक बार जो सरकारों का सोच, शासन की पद्धतियां ये बदलने लगे तो नहीं सुधरेगा। हर सरकार आज बस एक ही कंपटीशन में है कि आंकड़ा गिनवाने में लगा हुआ है कि मेरे समय में कितना आया था। हाँ, कुछ ही भी चीज को कोई मानक नहीं है, बस बुलाते जाओ। ये तो तय है कि 142 करोड़ के देश है, अब इसमें से भाई 5 करोड़ आइए गया तो कौन बड़ा बात हो गया। मतलब इसको कोई झुठला सकता है कि 142 करोड़ का देश है ही? नहीं हो सकता है। 142 करोड़ में से अगर 5 करोड़ आ गया तो ऐसा थोड़े है कि नोबेल मिलने जैसा काम हुआ है कि आपने 5 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो भी उस नाम पर कि आपके पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर 140 साल बाद आएगा, 44 साल बाद आएगा, तब तक आप नहीं रहिएगा। हाँ वही तो ये, और अपना टोटल ब्रांड एम्बेसडर बना दिए इस देश के जो है, मतलब सर्वे सर्वा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिए कि भैया आ जाओ, अंतिम मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। तो 5 करोड़ आ जाएगा ना। यही अंतर है कि हम लोग अभी भी बहुत बहुत अफसोस है भाई। चलो ठीक है कि धर्म पर, जाति पर, मोक्ष पर, क्या क्या चीजों पर इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि जो विकसित देश है, विकसित देश है, वो विकसित देश का एक बार टूरिस्ट देखिए कि वो किस चीज पर जा रहा है। ठीक है, अपने यहाँ मतलब पर्यटक का मतलब क्या हो गया है, अपने यहाँ पर्यटक का मतलब क्या हो गया है, तीर्थ स्थल, इससे अलग कुछ पर्यटक है ही नहीं। जबकि स्विट्जरलैंड लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, यूरोप के दूसरे कंट्री में जाते हैं। कल मालदीव देख रहे थे कि सब कुछ वो पर्यटन से ही जी रहा है। उसके यहाँ पर्यटन मतलब ये कुछ नहीं है, तो नहीं चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुंभ में गए हुए लोगों को, जो लोग मोक्ष को प्राप्त कर गए, उनकी आत्मा को शांति, ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना कामना कर सकते हैं कि सच में वो मोक्ष की प्राप्त कर गए, नहीं है। हाँ, जो लोग वहाँ हैं वो भी संयमित रूप से अपना स्नान स्नान कर ले। और सबसे बढ़िया है कि घर में स्नान करे, ठीक नहीं है। और जहाँ कम भीड़ भड़ाका है वहीं पर चल के हाँ घूम ओम लीजिए, वही चलेगा। ठीक है, बहुत दिक्कत है मध्यम परिवार के आदमी का, मिडिल फैमिली के लोगों का। ये मिडिल फैमिली के जो लोग हैं बहुत परेशानी है। ठीक है, चलिए हटाइए। अब बातें आसियान पर हो रही थी, आसियान की तरफ एक तरफ से फटाफट शुरू करेंगे। कल म्यांमार हमने पढ़ा था क्या? अब म्यांमार स्वर्ण पैगोडा का देश और गांवों का देश, दो नाम से जानते हैं इसको। स्वर्ण पैगोडा का देश और दूसरा नाम जानते हैं गांवों का देश। गांवों का देश, कंट्री ऑफ विलेज, गांवों का देश। देखो म्यांमार में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, बहुत तेज पढ़ाएंगे। अरकान योमा, नाम सुना है आपने? आपके पास एटलस हो तो उसमें हाईलाइट करते चलिए, कौन सा पर्वत है? अरकाम योमा, देखिए दिख जाएगा, बड़ा सा पर्वत है अरकाम योमा, अरकान योमा, सबको दिखा? जी हाँ, अरकान योमा पर्वत पूछा गया है। अरकान योमा कौन सा पर्वत है? अरकान योमा, बहुत लंबा विस्तार है इस अरकान योमा का। जी हाँ, तो म्यांमार हिमालय ही के पास तो है मेरे भाई। और ये अरकान योमा पहले अंडमान निकोबार था, यहाँ तक था, बाद में इसके जो है जलमग्न होने के कारण, धंसने के कारण ये अलग स्वरूप में आया है अरकान योमा भी। ठीक है, वहीं पर एक और दिख रहा होगा पटकाई बूम, एक बार देख लीजिए ना एटलस में, फिर बात सब करेंगे ना सब पर। वहीं पर एक और दिख रहा होगा पटकाई बूम, सबको दिख रहा होगा पटकाई बूम। भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करता है पटकाई बूम, सीमा साझा करता है पटकाई बूम। किस पर्वत से बाउंड्री साझा होती है? पटकाई बूम दिख रहा होगा वहीं पर, पटकाई बूम दिखा होगा।
नहीं दिखा, अरुणाचल प्रदेश के पास, हाँ, पटकाई बुम। थोड़ा सा आगे और बढ़िए, नीचे देखिएगा लेफ्ट साइड में, यहां दिया होगा एक शहर, कौन सा, रंगून। रंगून अपने पॉलिटिकल मैप में देखते चलें, कौन सा पर्वत है, रंगून। कौन सा पर्वत दिया है, रंगून पर्वत है वहां पे, रंगून। रंगून कौन सा पर्वत है, रंगून। रंगून, ठीक है। चलो, ये रंगून पता है आपको, बड़ा फेमस जगह रहा है रंगून, शुरू से ही बहुत फेमस रहा है रंगून। कैसे फेमस है भाई, एक तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर 1857 के क्रांति आपको ठीक ठीक याद हो, तो 1857 के क्रांति के समय दिल्ली के बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके भेजा गया था इसी रंगून में। उनके साथ उनकी बेगम भी गई थी, जीनत हजरत महल, और उनका मृत्यु भी हो गया था रंगून में। तो बहादुर शाह जफर का मकबरा भी बना हुआ है रंगून में, याद रहेगा ना। अभी उसके मरने का मन में था ही नहीं कि अभी मरेंगे, मैं बता रहा हूं ना। उसने ऐसा इच्छा जाहिर करके उस चीज को चिन्हित करके रखा था कि भैया दिल्ली में जब हम मरेंगे तो कहाँ मेरा मकबरा बनेगा। उसका स्ट्रक्चरल मकबरा नहीं बना हुआ है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन इस चीज को वो कर लिया था। और बहादुर शाह जफर तो क्या कहते हैं इसको, शायर था, वो तो सब चीजों में घुला मिला रहता था। उसकी बेगम जीनत महल भी गई थी इसी के साथ रंगून। रंगून से एक बात और याद आता है, क्या, जोड़िए, इतिहास से कनेक्ट करिए। आजाद हिंद फौज का एक मुख्यालय बना था रंगून में, एक मुख्यालय था सिंगापुर में, एक था रंगून में। अब देखो, यहीं से तो बस इंडिया में अटैक करना था, यही तो मुख्यालय बना लिया था इन लोगों ने, रंगून में, ठीक है। म्यांमार कब अलग हुआ, बड़ी अफसोस आता है, समझ रहे हैं, सुनिए काहे का अफसोस आता है, एक मिनट सुनो। 1935 में भारत शासन अधिनियम में प्रावधान लाया गया था कि भारत को म्यांमार से अलग कर दिया जाएगा, और 1937 में म्यांमार को पृथक कर ही दिया गया, ठीक है। लेकिन आज भी जब भी बातें होती है भारत के विभाजन का, तो कोई म्यांमार का बात करता है। किसी से कह दीजिए कि भाई म्यांमार भी हम ही लोगों का हिस्सा था, तो बहुत लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे बोल रहा है, जबकि आजाद होने से 10 साल पहले अलग हुआ है, 10 साल पहले हुआ है ना। हम लोग विभाजन मतलब एक ही बात समझते हैं क्या, पाकिस्तान। विभाजन मतलब एक ही बात आता है, पाकिस्तान। और जब भी मिलाने की बात आती है तो पाकिस्तान को मिलाने की बात आती है, नहीं आता है। कभी भी किसी के दिल जुबान पर म्यांमार आता ही नहीं है, जबकि सबसे आसान है मिलाना म्यांमार को। एक तो हाँ, यहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष थी अंग सन सी चूकी, सी चूकी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ल थी। बौद्धों का देश है सबसे ज्यादा, उसको जेल में रख ले है सबसे ना, जी हाँ, जेल में रखल है उसको। सुनो, ये बौद्धों का देश है, और बौद्धों के देश होने के कारण हमसे इन लोगों की मोरल कनेक्टिविटी रहेगा, क्योंकि बौद्ध का उद्गम बिहार से, और यहां से मोरल कनेक्टिविटी इनका रहेगा, तो म्यांमार से हमारी हालातें ठीक है। नीचे आ जाइएगा, आपको मिलेगा थाईलैंड, दिख रहा है क्या थाईलैंड, मैप में अपने देखते रहिए, आज खत्म कर लेना है, थोड़ा तेज साथ दीजिए। थाईलैंड सबको दिख रहा है, थाईलैंड सबको दिखा, श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड। क्या बोलते हैं थाईलैंड को,
हाँ, श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड के पास होगा लाओस भी। श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड, उसके पास होगा लाओस भी। मिला। कंबोडिया, सबको मिल रहा होगा। वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम। दिखा होगा आपको मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया नहीं दिखा? मलेशिया, मलेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका? हाँ, विश्व में मलेशिया जो है रबड़ उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। किसके लिए? रबड़ उत्पादन के लिए। मलेशिया का लगभग 65% एग्रीकल्चर या कृषि केवल रबड़ की होती है मलेशिया में, इसलिए मलेशिया को रबड़ स्टेट कहा जाता है। मलेशिया को रबड़ स्टेट कहा जाता है, रबड़ स्टेट कहा जाता है, रबड़ स्टेट कहते हैं मलेशिया को। पाम ऑयल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी लिख लो, चलो आज लिखते भी हैं। पाम ऑयल, पाम ऑयल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम लोग भी उसे पाम ऑयल खरीदते हैं। पाम ऑयल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पाम ऑयल। मलेशिया के बाद आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा, देखेंगे नीचे, बहुत नीचे आ जाएंगे तो इंडोनेशिया। ठीक है, देखना ये टूट गया है, इंडोनेशिया टूटा हुआ है। इंडोनेशिया यहाँ टूटा हुआ मिलेगा, मिल रहा है ना? जी हाँ, इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप है। कितना? 17,500 द्वीप है, आइलैंड है। टोटल आइलैंड कितना? 17,500 आइलैंड है। और इसलिए मलेशिया सॉरी इंडोनेशिया को कहा जाता है द्वीपों का देश। मलेशिया को कहा जाता है द्वीप। ओहो, मलेशिया में दिल बस गया, अभी उसको निकालना पड़ता है ना, रुको। इंडोनेशिया पर आते हैं। क्या इंडोनेशिया में इसको कहते हैं द्वीपों का देश, द्वीपीय देश, द्वीपीय देश, द्वीपों का देश। दो तीन बातें फटाफट। यहाँ 3 द्वीप बड़ा फेमस है, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा। बोर्नियो, सुमात्रा, जावा। जी हाँ, जावा द्वीप के निकट बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा में नहीं लिखल है। हाँ, आप लोगों के मैप में होगा, मेरे में नहीं है। बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, एक लाइन लिखो। जावा द्वीप के निकट, ये जावा द्वीप के निकट नियर अप जावा आइलैंड सिचुएटेड इन क्या? काकरातोआ ज्वालामुखी, वोल्केनो। जावा द्वीप के निकट काकरातोआ ज्वालामुखी है। काकरा, काकरातोआ ज्वालामुखी है, काकरातोआ ज्वालामुखी है, काकरातोआ ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है भाई? काकरातोआ ज्वालामुखी है। एक बात और लिखिएगा, फटाफट लिख लेना है वहीं पर, ठीक है? इंडोनेशिया के द्वीपों को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है?
और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन सिनकोना, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सिनकोना, सर्वाधिक उत्पादन होता है सिनकोना। सिनकोना जानते हो? सिनकोना एक पेड़ होता है, ट्री होता है सिनकोना। सिनकोना इज अ ट्री। उसके जो खाल है उसमें दवा बनाई जाती है जो मलेरिया के में काम आता है। सिनकोना की खाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसे कुनैन कहा जाता है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? हाँ नहीं, वो अलग पेड़ है अर्जुन का, ये सिनकोना है अलग। अपने यहाँ भी पाया जाता है सिनकोना, केरल में। ठीक है, अपने यहाँ भी सिनकोना मिलेगा केरल वगैरह में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कंट्री की ओर आपको रुख करा लेते हैं, इसलिए सोच सोच करके आज काम हो रहा है। जैसे ही ये निकल जाए ऊपर बढ़िएगा तो मिलेगा आपको चाइना। कौन सा है भाई? चाइना। चाइना चाइना मिला। चीन। क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना बड़ा? क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या रैंक है इसका? तीसरा। जनसंख्या में सेकंड है। जी हाँ, अभी भी कुछ आदमी मिलता है ना हमको रोज, पता ना कैसे कैसे आदमी सब कुछ मिल जाता है कि सर चाइना, किताब में लिखल है कि चाइना जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो किताब तो लिखल था तो ये बड़ा था ही, हम लोग इसको पिछले साल बीट किए हुए हैं। दो नहीं, वो कोरोना काल का तो उत्पाद है, उसके बाद में सर्वे हुआ तो सर्वे के बाद बीटिंग हुआ और ये 2023 में डाटा आया था कि चाइना बीट हो गया। ठीक है, तो अब तो चाइना सेकंड पर है। ऊपर देखिएगा पहले कुछ भौगोलिक स्थिति, एक पठार मिलेगा, तकला मकान पठार है क्या? नॉर्थ साइड में देखिएगा। गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल जहां मंगोलिया होगा, मंगोलिया के नीचे देखिए मरुस्थल होगा कौन सा? गोबी। नहीं दिखा? अवश्य ही दिखा होगा। हाँ, वही तकला मकान भी होगा, दिया ही दिया होगा। पूछेगा आपसे तकला मकान पठार किस देश में स्थित है? चाइना में है। वहीं पर मरुस्थल भी है, कौन सा? गोबी मरुस्थल है। एक लाइन लिखो, चीन की जो पर्वतमालाएं हैं, चीन की पर्वतमालाएं, पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन, चीन की पर्वत श्रृंखलाएं कहा? पामीर ग्रंथि से निकलकर, पामीर ग्रंथि से निकलकर। अच्छा, ऑनलाइन वाले लोग दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? बहुत बढ़िया, सबको गुड मॉर्निंग। नीलू, ये पीआरटी के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ के रखेंगे तो काम आएगा। ठीक है, पीआरटी के लिए नहीं है, स्पेशली ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है, लेकिन पढ़ के रखेंगे तो आपको भी काम आएगा। साउंड तो बहुत रहता है पूजा, और ऐसे ही मेरे साउंड से पूरा बिहार परेशान है, नहीं है कि कितना तेज बोल देते हैं ये लोगों, साउंड कम है। हाँ, तो यूट्यूब का अलग उसका टोन है ना, यूट्यूब के लिए आते हैं तो उसका अलग से जो है टोन हो जाता है। अब उस टोन में यहाँ पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, वहां रहता है कि कितना तेज बोल दिए कि जल्दी जल्दी पढ़ाना है। अब यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा तो गड़बड़ हो रहा है सब। ठीक है, चलो चलो भाई आगे बढ़ो। कहाँ थे हम लोग? हाँ, जो चीन की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पामीर ग्रंथि से निकलकर
उत्तर पूरब की ओर बढ़ती हैं, उत्तर पूरब की ओर है। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, पामीर ग्रंथि से नॉर्थ ईस्ट में है, पामीर ग्रंथि से नॉर्थ ईस्ट में है। फटाफट एटलस में देखिएगा, वही मिलेगा कुनलून, तियानसान, नानसान। कुनलून, देखो इधर बोर्ड पर आओ, 3 गो पर्वत श्रृंखला, कुनलून, तियानसान और एक है नानलून, उसी का नाम लिखा गया है। फटाफट लिख लेना है उसको कि इसको नानसान भी कहते हैं। एक पर्वत है नानसान, नानसान। अब चाइनीज नाम है, थोड़ा गड़बड़ लगेगा ही। कुनलून, तियानसान, नानसान, तियानसान, नानसान, तियानसान और नानसान, ये दो तो याद हो गया, तियानसान और नानसान। पामीर ग्रंथि कहाँ? यही पर तो है, तिब्बत के पास। इस पामीर ग्रंथि से यहां निकलता है भाई काराकोरम। कौन सा पर्वत है? काराकोरम। यहीं से पाकिस्तान की ओर गया है हिंदुकुश। कौन सा? हिंदुकुश। और ऊपर में जाता है टियानसान, टियानसान माउंटेन, टियानसान माउंटेन ऊपर की ओर गया है, तियानसान माउंटेन। सबका ठीक है? यहाँ आगे बढ़िए, तियानसान है। ये तो काराकोरम कहाँ? पीओके में है, इंडिया में। ये पाकिस्तान में है मेरे भाई। और यहाँ तियानसान है। हाँ, इसी में से बना है, तियानसान में से कुनलून भी, और यहीं से बना है नानसान भी। मैप में देखते नहीं है, इसलिए ने कहते हैं किताब लेके आइए, ठीक है? बिना शस्त्र के चल जाता है सब। इतिहास गवाह है, शस्त्र के बिना युद्ध जीतना असंभव है, चाहे महारथी कितना भी मजबूत और सशक्त क्यों न हो। गवाह है कि नहीं है? क... हाँ सुनिए, कर्ण से बड़ा महारथी कोई था? नहीं, हारना पड़ा। क्यों? अपना शस्त्र उधार दे दिया था, अशस्त्र विहीन होके रथ के चक्का से लड़ रहा था। कहियो जीतेगा? नहीं। जहां चल रहा है एटलस, वहां मोबाइल दिखा रहे हैं सब। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। और खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सी बातें। अभी बोलबो करेंगे इस पर, जितनी अच्छी बातें हैं सब बोलेंगे। देखो, चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है पीली नदी, पीली नदी। जी हाँ, पीली नदी। इसके मुहाने पर कौन सा सागर है? पीला सागर। इसी के मुहाने पर अवस्थित है एक सागर है पीला सागर। कौन सा सागर है? पीला सागर। एक नदी है पीली नदी, मिल रहा है? उसके मुहाने पर अवस्थित है पीला सागर। हांगहो नदी, हांगहो नदी, हांगहो महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। एक शब्द लिख लेना बस, संघाई। नाम सुना है आपने? मैप में भी होगा, संघाई। को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। रुको, आओ थोड़ा सा बात करते हैं इस चीन के हालात पर भाई। चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन आजाद कब हुआ था? चीन आजाद कब हुआ?
ये तो नहीं बताइएगा। हाँ, 1949 में, 1949 में हम लोग आजाद हुए, 1947 में। आज चीन आजाद हुआ 1949 में, चीन आजाद हुआ 1949 में, हम लोग आजाद हुए 1947 में। बड़ा भाई कौन है? हम लोग हैं कि चीन है? हाँ, स्वाभाविक बात है भाई, हम लोग बड़ा भाई हैं। लेकिन वो छोटा भाई हो करके भी गद्दारी का जो आलम पेश किया, वो तो सुन भी नहीं सकते हो आप लोग। सुनो चाइना की थोड़ी सी गद्दारी कि सर 1949 में माओ जेडांग के नेतृत्व में बंदूकों के नोक पर उन्होंने अपनी आजादी अर्जित करी थी, जबकि हम लोग 1947 में महात्मा गांधी के भजन वाला पर कि बिना खड़ग बिना ढाल तूने कर दिया आजाद से हमने आजादी अर्जित की थी। तो विश्व के जितने भी बड़े देश थे, सब लोग हम लोगों से अच्छा संबंध रखते थे कि ये गांधी के देश का है। सब अमेरिका हम लोग को बुला रहा था, ब्रिटेन हम लोगों को आजाद करके गया था तो भी अपने यहां हमेशा बुलाता था कि आ जाइए। सब फ्रांस फ्रांस सब बुला रहा था, लेकिन इसको कोनो नहीं पूछ रहा था, क्योंकि बंदूकों के नोक पर इन्होंने आजादी अर्जित करी है। नेहरू जी के पैर पड़ गया कि कुछ भी करिए, भाई हैं, बड़े भाई हैं, थोड़ा जान पहचान करा दीजिए कि हमको भी लोग बात करें। अब नेहरू जी, सबसे पहला देश है भारत जो चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध को विकसित किया था। याद रखना है कि पहला देश भारत है पूरे विश्व में जो चीन के साथ अपना राजनयिक संबंध विकसित किया। हमने अपने राजदूत को उनके यहां भेजा और उनके राजदूत को अपने यहां मंगा लिया। ठीक है, अब वही काम हम लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान भी कर ले। अफगानिस्तान में किसकी सरकार? तालिबान की। लेकिन तालिबान की सरकार अभी जो है ये निर्वाचित सरकार है क्या? नहीं, तानाशाही, ये हड़पा हुआ सरकार है। अब हड़पा हुआ सरकार को हम लोग मान्यता देंगे तो थोड़ा सा जो हमारी छवि है विश्व में वो रहेगी। तो बहुत बार अब इंडिया सरकार जो है तालिबानियों को समझा दिया है कि बुड़बक आदमी, इसी माहौल में चुनाव करा लो। और चुनाव करा लेगा तो उस सरकार को मान्यता देने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह निर्वाचित सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो हम अपना समर्थन दे ही सकते हैं ना, कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। चुनाव कैसे कराना है? तो नॉर्थ कोरिया जैसा। नॉर्थ कोरिया में एक बार इलेक्शन हुआ, 100% वोट मिला था उसी को, जितना वोट पड़ा ना 100% उसी को, क्योंकि पता था कि जिधर से भी 5 को वोट गायब हुआ उधर के अधिकारी नहीं मिलेंगे कि कहाँ है इसी साल वहां बाढ़ आ गया था, पता है ना आपको? जब हम लोग यहाँ कोसी में बाढ़ आया था तब ये माहौल चल रहा था। वो अपने यहाँ जिस क्षेत्र में बाढ़ आया था उधर के अधिकारियों को जो है खत्म, कि आप काम के आदमी नहीं है, कि आपके रहते बाढ़ आ गया मतलब आप काम के आदमी नहीं है, चले जाइए। चाहिए वो वही चाहबो करिए। तो ये चाइना की बात आपको सुना रहे हैं, थोड़ा तेज सुना देंगे। सुनो, 1949 में हम लोग उससे अपना राजनयिक संबंध विकसित किए। नेहरू जी कहे कि चलो ठीक है, जहां तुम चलो वहां हम तुमको चलेंगे, वहां लेते चलेंगे। तो पूरा विश्व हम लोग घुमाते थे, खूब खुश था। 1954 में खुश होकर के कहा कि भैया हम चाहते हैं कि अब आपसे जीवन भर का समझौता कर ले, जीवन भर का समझौता कर ले, जीवन भर आप और हम एक होकर के रहेंगे। बोले नेहरू जी की बताओ क्या चाहते हो? तो पंचशील समझौता, 5 विचारों पर हम आपसे समझौता करना चाहते हैं। वो 5 विचारे पर क्या समझौता होगी, उन्हीं पर समझौता करेंगे। मतलब ये कभी भी पंचशील बदलेगा नहीं। तो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ है पंचशील समझौता, जिसमें बातें हुई कि हम आपके भूमि पर नहीं जाएंगे और आप मेरे भूमि पर नहीं आइएगा। आपका दुश्मन मेरा होगा, मेरा दुश्मन आपका रहेगा।
बातें हुई थी कि हम जो बनाएंगे आपके यहाँ बेच लेंगे और आप बना के मेरे यहाँ बेच दीजिएगा, हम एक दूसरे के प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बैठाएंगे, अब विश्व में एक नया जोड़ी खड़ा करेंगे चीन और भारत का आदमी इमोशनल आदमी, इमोशन में बिक गया कि सच में ये चाइना गजब का देश मिला छोटा भाई, ये तो बड़ा भक्ति कर रहा है। हम लोग इमोशनल लोग हैं, नहीं है क्या? बहुत इमोशनल लोग हैं, इमोशन से खिलवाड़ बहुत होता है। इसीलिए अब ये कहानी उसके यहां बन रही थी। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का गठन होना था। हम लोग नहीं जानते थे कि गड़बड़ कर रहा है। 1956 बात आई कि एशिया से सुरक्षा परिषद का अस्थाई मेंबर किसको बनाया जाए। बात भारत पर आ रही थी। हम लोग इमोशन वाला आदमी, नेहरू जी कहे कि छोड़ो यार, छोटा भाई है, अच्छा विकास कर रहा है, ये इसका हकदार है। आज भी अपने परिवार में बड़े भाई कहते हैं कि नहीं, कपड़ा खरीद के कोई लाते भी हैं तो अच्छा बड़ा भाई है तो कह देते हैं कि छोड़ो, छोटा भाई है, एक बार पहन के देखो, वाह क्या खूब लग रहा है, अब जाओ। पता चला छोटका भाई बुलेट लेके गया, उधर लड़ा उड़ा के ठीक हो गया। ऐसी घटनाएं होती है ना अक्सर। वही काम वो भी किया। हमने कहा सुरक्षा परिषद ये तुम पर बहुत सूट करेगा, तो हम लोग समर्थन करके उसको सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनवा दिए। लेकिन संयोग देखिए, जब भारत की बारी आई तो जब भी कोई देश भारत का नाम आगे बढ़ाता है, सबसे पहला विटो वही लगाता है। गद्दारी समझ में आई ना? अभी इतना ही नहीं, 1956 में, यहां देखो ये मैप तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, 1956 में यहां सिक्किम के पास से जब नीचे की ओर आप आओगे ना, तो यहां देखिए भूटान तक ये है, भूटान तक है। 1956 में उसने एक नक्शा बनाया, और उस नक्शा में भाई देखते हैं इसमें दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है, फट जा रहा है। हाँ देखो, थोड़ा सा दिख गया। अब उसने क्या किया कि ये मैपवा को 1956 में अपना जो बनाया ना नक्शा, तो सीधा कर लिया, सीधा कर लिया, भूटान के पास से सीधा कर लिया। गांव में किसी मजबूत आदमी का खेत हो और कमजोर आदमी का बगल में हो, भले उसका 1 बीघा हो, इसका 2 कट्ठा हो, लेकिन जहां टेढ़ा होगा वो अपना सीधा कर लेता है। पूछिए काहे सीधा किए हैं? तो ट्रैक्टर नहीं घूम रहा था। नहीं करता है जी करता है। यही काम बेचारा इहो किया। नेहरू जी ने तुरंत विरोध कराया, कहा कि रे ये तुम क्या कर लिया? कहा कि भैया बड़ी बड़ी समझौतों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, आप झूठे परेशान हो गए। ये पुराना नक्शा है, गलती से पब्लिश हो गया है, हम नया नक्शा बनवा रहे हैं। 1960 में सर्वे का काम हो रहा है, और उस नक्शा में आप जैसे कहिएगा वैसे कर देंगे। आप कहिएगा ना ऐसे कर देंगे, काहे चिंता करते हैं? फिर इमोशन हावी है। नेहरू जी मान गए। 1960 में हम लोग कहे कि अब अपना नक्शा ठीक करो। नक्शा तो ठीक नहीं किया, लेकिन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दिया। यहीं पर नाथुला बॉर्डर पर भी अटैक किया एक बार में। ठीक है, इधर आ जाओगे तो यहां जो है अटैक किया लद्दाख के क्षेत्रों में, ऑक्साई चीन जो छिकले है वहां अटैक किया 1962 में, और एक तरफा हम लोगों को हराया। ठीक है, वहीं पर ये 125 यादव जाति के लोग थे, उन लोगों ने उसको रोक दिया था। तो अब मांग करते हैं कि यही रेजिमेंट बने। रेजांगला एक चौकी है, चीन से लड़ ले था सब। ठीक है, तो वो अलग इशूज है। दूसरा कि यहां पर ऑक्साई चीन का नियंत्रण हो गया, यहां पर ऑक्साई चीन का क्षेत्र हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बात करो। उसके बाद 1962 से लेकर के वर्तमान तक ये भारत के साथ इसका बिहेवियर बहुत गंदा है। हम लोग के हर काम में ये अड़ंगा डालता है।
भारत को घेर के रखना चाहता है, क्योंकि सच्चाई है कि पूरे एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो इसको आमने सामने बतिया लेता है, बाकी कोई है जी? सबको कर्जा खिलेले है। इधर से नजर उठा के देखिएगा, यहां से आ जाइए कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया इसके आगे पीछे दौड़ते रहता है, किम जोंग नहीं दौड़ते रहता है। ये कह देगा किम जोंग खड़े रहो तो खड़े रहेगा। यहां से आ जाइएगा तो इस सब में वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब में। और सिंगापुर जो है इससे कभी दुश्मनी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, उसको क्या काम है भाई, उसको तो व्यवसाय करके जीवन जीना है सिंगापुर को। इधर इसका फैक्ट्री है। अब यहाँ आकर के जहाज सब अपना तेल वोल भरते हैं, सब चीजों को करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो उसका तेल बिक रहा है, होटल चल रहा है, उसका टूरिस्ट बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रही है, तो लंदफन करेगा? नहीं करेगा। व्यवसायिक आदमी है वो, मरवाड़ी है, समझो सिंगापुर मरवाड़ी देश है, कुछ नहीं करने वाला है। तो इसीलिए इंडिया को ये हर जगह से, श्रीलंका यहाँ पहुंच गया चीन, मालदीव में पहुंच गया चीन, यहाँ पाकिस्तान में पहुंच गया चीन, अब फिर भी भारत अपने को विश्व गुरु बना रहा है। मतलब अभी नक्शा आपके सामने है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बार देखिए कि इधर से घिरते घिरते और चारों तरफ से घिर लिया है चीन, अब फिर भी अभी भारत की नंबर 1 मीडिया भारत को विश्व गुरु बना रही है, ठीक है कि नहीं? अफसोस है इन नंबर 1 मीडिया वाले लोगों का, ठीक है। चलो, क्लास का सबसे निचला विद्यार्थी भी इतना जोर से चिल्लाता है सब कि क्या कहिएगा इस सबको। मतलब सबसे निचला 100 कितना है, 59 ना, 159 है, 159 है। इस बार हम लोग का रैंक 159 है। बाप रे बाप। चलो अभी सबको कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो ज्यादा भूल जाएंगे। ये चीन की स्थिति बनी है और यही चीन है। उसके बाद तो पाकिस्तान से संबंध इसको बताए ही थे, ठीक है। दिक्कत अफसोस क्या है, चलो आगे लिखिए, उधर चलते हैं हम। अफगानिस्तान हो गया था, एक एक करके एक लाइन में खत्म करिए कि आज एशिया को दुरुस्त कर दिया जाए। जापान देखना, जापान को क्या कहते हैं भाई? निप्पन। जापान यहाँ पर एक देश है, कौन सा? जापान। कौन सा देश है? जापान। ये विकसित देशों में आता है कौन? जापान। विकसित देशों में आता है जापान, विकसित देशों में आता है जापान। चलो सुनो, जापान को कहते क्या है? निप्पन। जापान को कहते हैं निप्पन, NIPPAN, निप्पन। जापान को क्या कहते हैं? निप्पन। इसको कहते हैं सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश या उगता हुआ सूर्य का देश। इसी जापान को कहा जाता है मेरे भाई सुकुमार, सुकुमार। और बताएं, जापान को कहते हैं फूलों का देश। हाँ, फूलों का, गुलाब वाला, फूलों का देश, सुकुमार, फूलों का देश, कंट्री ऑफ फ्लावर्स। हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के लिखती है, ठीक है। फूलों का देश, इसी को बोलते हैं पूरब का ब्रिटेन, इसी को बोलते हैं पूरब का ब्रिटेन, इसी को बोला जाता है भैया पूरब का ब्रिटेन। आगे बढ़ो, पूरब का ब्रिटेन भी इसी से बोला जाता है। ऑनलाइन वाले आप लोग TGT, PGT या PRT क्या है, एक बार लिखे, एक बार लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। चलो लिखो, यहाँ 4 बड़े द्वीप हैं। हालांकि द्वीप लगभग 4000 हैं, लेकिन 4000 में बड़ा कौन है? 4 गो बड़ा द्वीप है, 4 गो बड़ा द्वीप है। होन्सु, होकाइडो, होकाइडो, होन्सु। देखो मैप में सब लिखा होगा, या फटाफट अपने एटलस में जो है उसको आप दुरुस्त कर लो। होन्सु, होकाइडो, TGT, बहुत बढ़िया, TGT वाले ठीक है सर। हाँ, होकाइडो, क्यूशु
और शिकोकू, क्यूशो और शिकोकू, क्यूशो और शिकोकू, क्यूशो और शिकोकू। एक बात देखो, रुको, जापान भाई इतना विकसित काहे है? तो उसमें प्रतिस्पर्धी की भावना नहीं है। हाँ रुकिए, आते हैं, एक बार देखिए मैप में दिखा होगा। सुनो जापान के बारे में 10 मिनट सब लोग सुनो, प्यार से सुनो, शिद्दत से सब लोग सुनिए, जापान के बारे में शिद्दत से सुनिए। आज हम लोग के गौवा में झगड़ा होता है ना, तो यदि कोनो पड़ोसी को निकाल लिया पिस्टल, तो बगल के घर वाला भी 2-4 को खरीद लेता है कि आज लड़ाई में पिस्टल तुम लहराया है, अगला बार लड़ो हम 4 पिस्टल लहराएंगे। कर देता है कि नहीं? जापान को सैल्यूट है भाई, कि जापान विश्व का एकमात्र देश जो परमाणु हमला का शिकार हुआ, उसके बाद भी परमाणु बम नहीं बनाया। कितना पैसेंस है। परमाणु हमला का शिकार हुआ लेकिन परमाणु बम नहीं बनाया। परमाणु हमले के शिकार होने के बाद उसने बम बनाने से ज्यादा तरहीज दिया कि यदि दोबारा परमाणु हमला होता है तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचा लें, इस पर काम किया है वो। जबकि दूसरा देश क्या करता है? बना लेता है कि तुम 2 मारे हो, अगला बार 200 मारेंगे, बना के रख लिए हैं। ये कितना दूरदर्शी लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया? हाँ नहीं, इन्होंने अब परमाणु संरक्षण के लिए अपने यहां परमाणु रोधी स्थान बना लिए। परमाणु पता है ना, नाभिकीय विखंडन सरफेस पर काम करेगा, अंडरग्राउंड में उसकी जो है प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो वो हर शहर में, गांव कस्बा में परमाणु रोधी स्थान बना लिया। उसके अंदर में 6 महीने का सब चीज स्टॉक करके रख लिया कि कभी अगर भविष्य में कोई देश परमाणु बम आता है तो घुस जाएंगे इसी में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हाँ, अपने को डेवलप करने की ओर काम किया है। कैसे काम किया, थोड़ा सा और ये देखना। इस पर परमाणु हमला कब हुआ था भाई? कब हुआ था? 1945 में, 1945 में, 1945। ये किसके पक्ष में लड़ रहा था? जर्मनी के साथ लड़ रहा था। 1945 एक ऐसा ईयर जिस ईयर में तक द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा, मैं तो उसको योद्धा मानता हूं, भले ही दुनिया उसको विलेन माने, क्या नाम था? हिटलर। हिटलर आत्महत्या कर चुका था, उसकी पत्नी और वो आत्महत्या कर चुके थे। जापान सरेंडर करने के लिए तैयार था, रूस सरेंडर करवाने के लिए हाजिर था, तब तक अमेरिका अपना परमाणु बम बना लिया। अमेरिका प्रैक्टिकल में भरोसा रखता है। ये बेचारा जो है एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया जापान। सच्चाई है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इसको हराने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया। और अफसोस, विश्व का पहला परमाणु बम था तो उसके प्रभाव का अंदाजा नहीं था कि कितना प्रभावित कर देगा। अगर अंदाजा रहता तो नहीं गिराया जाता। बन गया। वहां भी साइंटिस्टों ने कहा होगा, पता है उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? रूजवेल्ट। हाँ, तो रूजवेल्ट को कहा कि सर तैयार है, तो कहे तैयार है तो देखो कोई उर्वर भूमि देखो जहां देखा जाए कि प्रभाव इसका। फिर 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को भाई सुबह के कितना बजे? 8:05 पर, 8:05 कौन सा? लिटिल बॉय नाम का जो बम है वो गिरा दिया गया हिरोशिमा पर। नाम का बम गिरा दिया गया हिरोशिमा पर। अगला 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को
लगभग 11 बजे कौन सा, फेटमैन नाम का दूसरा बम बना था, फेटमैन नाम का, इसको गिरा दिया गया नागासाकी पर। इसका प्रभाव तो यही है कि अभी वर्तमान समय में भी वहां जन्म लेने वाले लोगों पर इसका प्रभाव दिखता है कि उसके अंग अभी भी दिव्यांग रूप में हो जाते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में इस सब झेलने के बाद भी जापान एक विकसित देश है। इसके कारण की कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे, फटाफट देखिएगा, ठीक है। वो दूसरा वैरायटी था, हमारे आपको क्या लग रहा है ये 35-33 का मामला है, ठीक है, उधर मत लेके चलिए हमको, आगे बढ़े। चलो सुनो भाई, बोर्ड पर रहो। अब यहां देखो, जापान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपको दिख रहा होगा ना, किस महासागर में है, इधर पैसिफिक ओशियन। कौन सा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। फटाफट अपने मैप में देखिएगा कि सर ये पैसिफिक ओशियन के तरफ है, और यहां पैसिफिक ओशियन जो पैसिफिक प्लेट है, किस प्रकार का प्लेट है बता दीजिए, नहीं तो फिर आप या हम दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। पैसिफिक ओशियन किस प्रकार का प्लेट है भाई, आप अपने कॉपी को उलट के पढ़ना। बहादुर कहता हूं, आज मूर्खों कहूंगा। उसमें आपको पढ़ाया गया है कि 1967 में मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की व्याख्या करी थी, और मॉर्गन ने अपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में प्लेटों को कितना बताया है, 7 बताया। प्लेटों को क्या बताया, 7 बताया। उन 7 प्लेटों में से जो पैसिफिक प्लेट है, वह पैसिफिक प्लेट ही एकमात्र ऐसा प्लेट है जो ओशियनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। बाकी 6 प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, कंटिनेंटल प्लेट है। पढ़ाई हुआ है तो हुआ है, तो बताते काहे नहीं है, हा? तोता की तरह बोलना पड़ेगा, समय बहुत नहीं है, ठीक है। चलो सुनो, अब यहां ये थोड़ी गहरी बातें हो रही है। अब ये ओशियनिक प्लेट होने के कारण बेसाल्ट से बना है, पतला है। अब बगल के जो प्लेट थे, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट है इधर। अब यूरेशियाई प्लेट भी किसका बना है, ग्रेनाइट का, मोटा है, नीचे जाएगा, यहां ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे। अब एक बात देखो, सबसे ज्यादा भूकंप जापान में, ज्वालामुखीय क्षेत्र है जापान। इन सब के बावजूद भी एशिया का विकसित देशों में अपने को काउंट कराने वाला देश जापान है, ठीक है। तकनीकी कितना मजबूत है उसका, चलिए लिखिए, थोड़ा सा लिखिए भी, ठीक है, थोड़ा सा लिखिए भी, फिर आगे चलेंगे ना कोनो देश पर तो फिर अच्छा से बात होगा, ठीक है। लिखो, विश्व का सबसे बड़ा सुसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा है। कौन सा, फ्यूजियामा है। विश्व का सबसे बड़ा सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, फ्यूजियामा है। वो भी है जापाने में। फ्यूजियामा जापानीज वर्ड है। जापानी वर्ड है। और आपसे पूछ सकता है क्या, होन्शु द्वीप पर स्थित टोक्यो जापान की राजधानी है। होन्शु द्वीप पर स्थित टोक्यो जापान की राजधानी है। होन्शु द्वीप पर स्थित टोक्यो जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है।
होन्शु द्वीप पर स्थित टोक्यो जापान की राजधानी है। वहीं ओसाका, ओसाका कौन सा सिटी है? ओसाका मैप है ना, ओसाका, जी हाँ, ओसाका पॉइंट देखे, ओसाका, 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 ठीक है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका को 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 जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। मिल गया ओसाका। चलो आगे बढ़ो। अब इंडिया से ही देख करके आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या करें, इधर चलें, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में उत्तरी पश्चिमी देश, उत्तरी पश्चिमी देश, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? उत्तरी पश्चिमी देश। अशांति का दूसरा नाम बना हुआ है, सब नहीं बना है, बनल है। यहीं पर स्थिति आपको दिख रही होगी, इजराइल नहीं है, गाजा को ले गया, रसिया, यूक्रेन, क्या बात है। सुनिए, ये दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी जो देश हैं उसमें सब मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिम बाहुल्य देश है। मुस्लिम बाहुल्य देश है। थोड़ा सा खुल के बातें होनी चाहिए इधर, नहीं? चलो सुनो, आओ बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में सीधे अफगानिस्तान से चलेंगे, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, फिलीपींस, लेबनान, तुर्की, सब है ना उधर, मुस्लिम बहुल देश है। देखिए, इस्लाम धर्म का उद्भव कहाँ? सऊदी में। इस्लाम धर्म का उद्भव सऊदी में। इस्लाम धर्म के उद्भव से जो जुड़ी हुई बातें हैं इतिहास में, जिसको जानना है कि वह क्षेत्र जनजातीय वर्ग के लोगों का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? जनजातीय वर्ग के लोगों का क्षेत्र था। और आप देखो 21वीं सदी में भी समाज में उच्च नीच, मतलब हिंदू समाज, इस सब में जातीय मतलब विभेद कितना बड़ा स्तर पर है। तो उस समय तो और ज्यादा होगा, उस समय तो और ज्यादा होगा। और वही इन जनजातीय वर्ग के लोगों ने के नेतृत्व में पैगंबर साहब ने इस्लाम का नींव रखा। मोहम्मद पैगंबर साहब ने नींव रखा। मुसलमान का अर्थ होता क्या है? कहते किसको है? हाँ बताइए। बहुत लोग हैं ना मुसलमान इसमें, तो बताएंगे नहीं? वो लोग तो जरूर बताएंगे। कोई नहीं है? हाँ, अच्छा, वो सब लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। सुनिए, ये कहते किसको है मेरे भाई? मुस अ, एक तो होता है इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है समर्पण। इस्लाम का मतलब क्या है? समर्पण। और मुसलमान जिसने समर्पण कर दिया हो, किसके सामने? खुदा के सामने, नबी के सामने, अल्लाह के सामने उसने समर्पण कर दिया हो, इसी को कहते हैं मुसलमान। ठीक है? लेकिन जरूरत है इस अच्छे बात को समझाने के लिए उन लोगों में भी इसको समझाने वाला आदमी नहीं है। वो सब लोग कहते हैं कि हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। भैया, आपका धर्म ही बना है किस लिए? समर्पण के भाव से, झुकने की भाव से, उसी स्थिति से बना है। ठीक है? अब एक बात बताओ, ये कोई यहाँ व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था में एक नया व्यवस्था जब भी बनता है तो नया व्यवस्था का विरोध होता है कि नहीं होता है? अरे, नई व्यवस्था का विरोध होता है कि नहीं होता है? होता ही होता है। हर जगह नई व्यवस्था का विरोध होता है। तो मोहम्मद साहब का, पैगंबर साहब का विरोध हुआ तो उनको मक्का से कहाँ जाना पड़ा? मदीना। और फिर मदीना जाकर के वहां पर उन्होंने
खलीफा उलीफा बनाए, अबू बकर, उस्मान, 4 खलीफा बनाए थे प्रारंभिक में। और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम के नारों के साथ आगे बढ़े। फिर आकर के उन लोगों ने मक्का पर अपना कब्जा किया और यहीं से कहानी आगे बढ़ी। अब वहां सोचने की बात है, ठीक है। क्या पीजीटी और टीजीटी ये शायद यूट्यूब पर चल रहा है ना, क्या दिक्कतें आ रही हैं? एजुकेशन अड्डा, ठीक है, ठीक है। अब एक बात और बताइए, फटाफट सुनिए। अब वहां से जो चीजें निकल करके आई, क्या बात कर रहे थे? हाँ, मक्का और मदीना ये प्रारंभिक 2 इस्लामिक स्टेट बन गए थे। मक्का और मदीना प्रारंभिक 2 इस्लामिक राज्य बने। वहीं से इस राज्य का विस्तार आगे शुरू हुआ। अब एक बात ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज जो बाद में बनता है उसमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक होता है कि नहीं? वो नहीं होता है। मोटरसाइकिल जो पुराना जमाने में इलेक्ट्रॉनिक वो राजदूत का था और अभी का मोटरसाइकिल है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अब इसे तुलना करिएगा कि हाँ राजदूत खराब था, जी नहीं, वो तो था, वो ठीक था। तो सुनो सुनो ना, ये बात बता रहे हैं धर्म से भी सब चीजों को जोड़ करके कि जो बाद में बना है ये सच्चाई है कि उसमें कुछ साइंटिफिक चीजों का समावेश किया गया होगा। और इस्लाम धर्म भले ही प्रारंभ में महिलाओं को पूरी आजादी देकर के बनाया जाने वाला धर्म था, क्योंकि उसको पता था कि महिला वर्ग शोषित है, इनको आजादी देंगे तो धर्म ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन बाद में उस धर्म का हाल भी वही हो गया है, गड़बड़े हो गया है, नहीं हो गया है? हाँ, अब क्या है, नहीं है, अब ज्यादा रेडिकल धर्म है, इसलिए बोलने में डर लगता है। इंडिया में है, हम लोग नहीं है। हाँ, दूसरा देश में पढ़ाते तो वहां बोल सकते थे, यहाँ बहुत मुश्किल है। सुनिए, पहली बार शौहर चुनने की प्रथा इस्लाम धर्म ने दिया। पहली बार शौहर चुनने की प्रथा इस्लाम धर्म ने दिया। दूसरे धर्मों में आज भी बहुत कम है शौहर चुनने की प्रथा। शौहर मत किसको बोलते हैं? हस्बैंड को, पति को। जी हाँ। तो देखो, इस्लाम धर्म में जब भी ब्याह शादी होता है ना, तो उसमें पूछा जाता है कि हाँ, कि आपका विवाह हजरत इनके जो वालिद हैं, हजरत इनसे मुकम्मल हुआ है, क्या मोहतरमा आप इस विवाह को कबूल करती हैं? तो उधर से आवाज आएगा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। हो गया। हाँ सुनो, इसलिए क्योंकि इस्लाम धर्म में विवाह एक एग्रीमेंट है, विवाह एक एग्रीमेंट है, विवाह एक एग्रीमेंट है। अच्छी बात है, विवाह एक समझौता है वहां पर भी, क्योंकि बहुत बाद में आया है। आज जैसे एग्रीमेंट खत्म हुआ, तलाक तलाक एग्रीमेंट टूट जाता है, टूटता है कि नहीं? अब इसकी सुरक्षा के लिए एक राशि तय की जाती है जिसे मेहरदान बोला जाता है, ठीक है? नहीं, एजुकेशन अड्डा ये पीआरटी में नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पीजीटी टीजीटी के लिए, ठीक है? एजुकेशन अड्डा ये पीआरटी में नहीं आएगा, कई बार इसको बोले हैं आज भी, ठीक है? सुनो, मेहरदान तय किया जाता था जिससे कि विवाह को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं के बाद ये इस्लाम धर्म का अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ता गया, ठीक है? बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं, उस पर बात करेंगे तो घंटा 1.5 घंटा हमको लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, वो सब हटाइए, अब रहने दीजिए, ठीक है? आगे एक बात और कि उसके बाद में बना है सिख धर्म। तो आप देखिए, सिख धर्म में भी आडंबर नहीं है, है आडंबर? इस्लाम के बाद बना है सिख धर्म। सिख धर्म में आडंबर है? सिख लोगों से देख सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी भीख मांगता हुआ व्यक्ति आपको सिख नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति सिख नहीं होगा जो भीख मांगता हो। सिखिज्म में भीख को अपराध माना गया है। लंगर की व्यवस्था देखिए, खाने पर ही सारा फोकस है कि नहीं है? कि कैसे विवेकानंद को तो वही लोग अवतरित करा रहे हैं कि गरीबों को खिलाओ,
ठीक है, चलिए कभी फिर खूब मौका मिलेगा तो जी भर के आपसे बात करेंगे, इन विषयों पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बैच का और समय का इतना दबाव रहता है कि तेज आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़िए, इधर से एक तरफ से चलते रहते हैं। कुछ देशों को फटाफट देखिए, आपको सऊदी अरब दिख रहा होगा, दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा देश, दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश। राजधानी कहाँ है? रियाद। राजधानी कहाँ है? रियाद। राजधानी कहाँ है भाई? रियाद। राजधानी है रियाद। राजधानी है रियाद। इसके दक्षिणी भाग में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसे रब अल खाली कहते हैं। दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा नहीं, ऐसे लिखो, इसके दक्षिणी भाग में रब अल खाली मरुस्थल है। 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 पूरा ये जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, वो नॉर्थ वेस्ट का रीजन कैसा है? डिजर्ट टाइप रीजन है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय, रब अल खाली, अरबी में ना लिखिएगा जी, अरबी पढ़ रहे हैं तो। रब अल खाली मरुस्थल है, ठीक है। एक बात और सुनिए, विश्व में कोई सा भी देश बने, कोई सा भी धर्म बने, लेकिन एक ही चीज यथार्थ है कि वह देश और वह धर्म संचालित होगा किस पर? किस पर संचालित होगा? ज्योग्राफी से। कैसे चलेगा? ज्योग्राफी से। आप नॉर्थ ईस्ट को पढ़ रहे थे अभी, नॉर्थ ईस्ट देखो ज्योग्राफी से चल रहा है। वहां के लोगों को जो भी दो सब खिंच जाएंगे। खिंच देते हैं कि नहीं? इधर म्यांमार से आगे बढ़ो ना, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर का जो आदमी है
चलो भाई, सबका साउंड गायब हो गया था। नहीं, म्यूट नहीं हो गया था, एक्चुअली ऑफ हो गया था माइक, बैटरी नहीं था। कोई बात नहीं, अब ठीक है। ठीक है, अब यूरोप में देखिए, वहां क्रिश्चियनिटी है, ठंडा प्रदेश है भाई, यूरोप पूरा ठंडा प्रदेश है। वहां के बाबा क्या पहनेंगे? वहां के संत क्या पहनेंगे? कोट। अब क्रिश्चियन धर्म डिसाइड नहीं किया है कि आपको पहनना क्या है, बल्कि डिसाइड किया है वहां का ज्योग्राफी। बाबा पहनते हैं, किसी भी क्रिश्चियन संत को देखिए कोट पैंट जूट बूट सब पहनते हैं। कुछ भी खाने पर उनको प्रतिबंध है? नहीं है। रात में 2 पैक चल भी जाता है कि देह गर्म रहेगा, कोई खतरा नहीं है। अपने यहाँ के बाबा मार देंगे 2 पैक? अरे अपने यहाँ के बाबा कोई मारेगा 2 पैक? पर मारते हैं, लेकिन सब टेंट के भीतर मारते हैं। जो भी मारते हो आप समझते हैं जी, सब मारते हैं, लेकिन सब नहीं। छोड़ो, हटाओ, अब ज्यादा नहीं बात होगी। लिखिए, एक लाइन और लिखिए, फटाफट लिखते चलिए। ठीक है, नहीं नहीं, मुंह म्यूट कहेगा करेंगे, लिखो। यहीं पर एक और था मरुस्थल है भाई, कौन सा? अल नाफुद मरुस्थल। अल नाफुद मरुस्थल। अल नाफुद मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है यहीं पर? अल नाफुद मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अल नाफुद मरुस्थल। मरुस्थल है कौन सा? अल नाफुद मरुस्थल। अल नाफुद मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अल नाफुद मरुस्थल। मक्का का प्रवेश द्वार जेद्दा को कहा जाता है। मक्का का प्रवेश द्वार किसको? जेद्दा को। एक जगह है जेद्दा, हवाई अड्डा भी है, बंदरगाह भी है जेद्दा। जी हाँ, जेद्दा को कहा जाता है। मक्का का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? जेद्दा का कहते हैं। देखो, सऊदी अरब, खनिज तेल के भंडारण भंडारण व निर्यात में समृद्ध देश है। खनिज तेल के भंडारण और निर्यात में समृद्ध है। वहां के मुख्य आय का स्रोत क्या है? खनिज तेल। खनिज तेल मुख्य आय का स्रोत क्या है सऊदी अरब का? खनिज तेल। और सऊदी अरबिया से नीचे देखिएगा यमन दिख रहा होगा, एक तरफ से पढ़ रहे हैं। यहाँ एगो छोटका देश है, कौन? यमन। छोटका देश है यमन। छोटका देश है वहीं पर यमन। कौन सा देश है? यमन। छोटा सा देश है यमन। दिखा यमन। यमन। यमन निश्चित रूप से यमन नहीं, यमन होता है। यमन होता है, हाँ यमन होता है। यमन होता है, ठीक है, यमन होता है। IMN यमन। एक लाइन में लिखिएगा, यह एक पर्वतीय देश है जो अफ्रीका से बाब अल मंदेव संधि से पृथक हुआ है। जो अफ्रीका से बाब अल मंदेव संधि से पृथक हुआ है। बाब अल मंदेव संधि से पृथक हुआ है। किससे पृथक हुआ है? बाब अल मंदेव संधि से पृथक हुआ है। अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। यहां का सबसे बड़ा बंदरगाह अदन है। अदन है, अदन। वहीं पर एक और देश दिख रहा होगा आपको, ओमान। सबको दिख रहा है क्या? ओमान सबको दिखा? ओमान राजधानी मस्कट। एक छोटा सा देश होगा ओमान, राजधानी है मस्कट। ओमान राजधानी
मस्कट। ओमान इसका राजधानी मस्कट। ओमान का राजधानी मस्कट। मस्कट बहुत कम भाड़ा है, भारत से घूमने जाना होगा तो चल जाइएगा, 4-5 हजार में चल जाइएगा ओमान। हाँ फ्लाइट से। है हाँ। हाँ तो इधर जाइएगा तो इधर वियतनाम की तरफ, समझ रहे हैं, मेढक उड़क, मेढक उड़क कुदा देगा सब। हाँ लेकिन उधर ठीक वो है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, घूमना चाहिए, ठीक है, घूमना चाहिए। हाँ आता है, घूमना चाहिए, ठीक है। ओमान में, इंडिया में कहाँ ज्यादा, ये केवल ये अरब सागर का फासला है, केवल अरब सागर का फासला है। हम विश्व में कहीं नहीं गए हैं। हाँ हाँ, मेरा केवल जो है फॉरेन ट्रिप नेपाल का है, और लगभग 40 बार हम काठमांडू गए हैं। हाँ उतना ही बार गए हैं, हाँ जी हाँ, 40 बार अप्रॉक्स काठमांडू गए हैं। अभी थोड़ा 1 साल से नहीं जा रहे हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम है। पहले जो है साल में 5 से 6 बार आराम से जाते थे, नया साल वहीं, फिर इधर उधर 4-5 बार चल जाते थे, ठीक है। ओहो घर में पहुंच गए। अब मेरा घर चंपारण है, और एक्चुअली हम लोगों का वेस्ट वाला है। अब एक्चुअली मेरा आधा रिलेशन नेपाल में है, तो क्या करेंगे, मजबूर है। तो फॉरेन ट्रिप मतलब केवल नेपाल का ट्रिप करते हैं। इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां नहीं गए हों, इस सबका तो खूब घूमे हैं, ठीक है, खूब याद है हमको सब चीज, इसीलिए छोड़ हटाओ। कभी चलो, अफसोस होती है इस इतिहास पढ़ने पर और पढ़ाने पर, सच बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। कभी कभी तो मन भड़कता है मेरा, अकेले भी रहते हैं कंप्लीट तो रतिये में मन भड़क जाता है कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। मन करता है पीटे किसी को, लेकिन क्या करें, सही दिन भर तो जो है चहलकदमी में रहते हैं। अब बताओ, जो चंपारण जाना जाता था महात्मा गांधी के सत्याग्रह से, वही चंपारण आज जाना जाता है चंपारण हांडी से। हाँ देख लीजिए आप पढ़ के, भैया कहीं भी जाओ, आज घूमने के लिए कहां से है, चंपारण से, कोई नहीं पूछेगा कि धन्य है आपके मिट्टी को जिन्होंने मोहनदास को महात्मा बना दिया, प्रणाम है आप चंपारण वासियों को। लोग कहता है कि आपको हांडी बनाने आता है कि नहीं, मन करता है मारे एकदम जूता निकाल के, है कि नहीं है, सही बोल रहे हैं। संस्कृति विलुप्त हो रही है, जरूरत है इस संस्कृतियों को बचाने का, ठीक है, इसको जरूरत है इस संस्कृति को बचाने का सब क्षेत्र में। अब देखो पढ़ाने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है, तब वो तो इतना हो गया, नहीं तो अगर थोड़ा और देते ना तो क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। 2 क्लास एक्स्ट्रा आएंगे, बिहार स्पेशल पढ़ाए ना, तो उसमें बिहार का पर्चा पर्चा उधेड़ देंगे। अभी थोड़ा सा इसको तेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में इस बार बिहार का एक एक जहां से भी आप होंगे उसका पर्चा पर्चा उधेड़ करके पढ़ाई होगा। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन जैसे क्लास लगेगा वैसे, ठीक है। इसको वर्ल्ड पहले पढ़ लो, ये पीआरटी वाला के लिए नहीं है, तो बहुत पीआरटी वाला को दुख होता है, सब लोग का दुख है कि नहीं है, लेकिन बिहार तो सबको है, 15-16 क्वेश्चन का है, उसमें उखाड़ देंगे पर्चा। लिखो ओमान, एक लाइन, यह ईरान से होर्मुज जल संधि से अलग होता है। यह ईरान से किससे अलग होता है, यह ईरान से होर्मुज जल संधि, होर्मुज बोर्ड पर लिखे क्या, होर्मुज, होर्मुज ऐसे लिखो, रुको कैसे, होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि, जल संधि, होर्मुज जल संधि से पृथक होता है। कैसे पृथक होता है, होर्मुज जल संधि से। अब जैसे होर्मुज जल संधि मन में आता है, याद आ जाता है हम लोगों को, इतिहास से जोड़ लो, पुर्तगाली याद है, मलक्का और होर्मुज को जीता था अल्बुकर्क। मलक्का को 1511 और होर्मुज को 1515 में। ये वही होर्मुज की बातें हो रही है, यह ईरान से अलग है, किससे, होर्मुज जल संधि से पृथक होता है। एक शब्द और उसी में नोट कर लीजिएगा कि राजधानी मस्कट है। राजधानी कहाँ है, मस्कट, इसकी राजधानी मस्कट है। लिख लेना कतर, 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 कतर। यह मरुस्थलीय प्रायद्वीप वाला देश है,
चाहे मरुस्थलीय देश है, मरुस्थलीय देश है, आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम, आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम, आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसी के ऊपर वो है कुवैत, बस इसका नाम देख करते चलना, कुवैत। इसी के ऊपर वह एक देश होगा कुवैत, दिखा है कुवैत, निश्चित रूप से सबको दिखा होगा। वहीं पर है, वहीं पर है बहरीन भी, दिखा बहरीन, सबको मिला बहरीन, फारस के खाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है बहरीन। यह भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। राजधानी मनामा है बहरीन की, राजधानी मनामा है बहरीन की। बहरीन, यहाँ कुवैत, यहाँ इसके ऊपर वो नहीं है बहरीन जी, कुछ नहीं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसकी राजधानी है, सॉरी, बहरीन देश है, बहरीन देश है। और इस बहरीन के राजधानी किसी ने पूछा है मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। बहरीन की राजधानी है मनामा। ठीक है। ईरान, 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 ईरान को बोलते हैं आर्यों का देश, आर्यों का देश, आर्यों का देश ईरान, आर्यों का देश ईरान, आर्यों का देश ईरान। राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान, राजधानी है तेहरान। सबसे ऊंची चोटी देमाबंद, सबसे ऊंची चोटी देमाबंद, सबसे ऊंची चोटी है देमाबंद, जी हाँ देमाबंद, सबसे ऊंची चोटी है देमाबंद। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है भाई? यहाँ सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की देमाबंद। सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है देमाबंद, सबसे ऊंचा है देमाबंद। ठीक है, रुको, रखते हैं एक दिन और कभी क्लास इस पर कल ही। ईरान, इराक, इजराइल, लेबनान, तुर्की, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जॉर्डन, क्यों? हाँ, वर्तमान समय में यह अशांति का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, 1948 में, 1948 में, 1948 में इजराइल का गठन हुआ था यहूदी देश के रूप में। और यहूदी जो है वो पूरे विश्व में वर्तमान समय में भी व्यवसाय के क्षेत्र में अपना एक अलग वर्चस्व कायम किए हैं। जैसे भारत में मारवाड़ियों का बोलबाला है ना, वैसे ही वैश्विक स्तर पर यहूदियों का बोलबाला है। इसीलिए हिटलर बहुत परेशान था इन यहूदियों से। आज अगर अमेरिका की इकोनॉमी में यहूदी चाहें तो वर्तमान समय में क्राइसिस ला सकते हैं। अभी के समय में ये पकड़ है। कल हम आपसे इस पर बात करेंगे मेरे भाई कि आखिर इजराइल में क्या स्थिति है। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे यरूशलेम है, ईसाई, इस्लाम, यहूदी सब अपना यरूशलेम को आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, वैसे ही काश लाहौर इंडिया में होता तो लाहौर भी प्रारंभ में इस्लाम, हिंदू, सिख सभी धर्मों का सबसे बेहतर संस्कृति वाला जो स्टेट था उसको लाहौर ही माना जाता था। सबसे बेहतर संस्कृति वाला जो स्टेट था उसको लाहौर ही मानते थे। आप देखो, थोड़ा सा पढ़िए तो उसको थिंक करिए। एक सबसे खराब बात क्या है कि थिंक ही नहीं करता है, सब सोचता ही नहीं है। जब भी कुछ एक नई क्रांति का आगाज होता था भाई,
तो भले होता था दक्षिण में, लेकिन चल जाता था लाहौर में, जाता था कि नहीं? सबका। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्थमा बॉम्बे में, लेकिन देखिए यहां बहुत नहीं स्कोप है, कहां पहुंचा दिए? लाहौर में। साइमन कमीशन का विरोध सबसे तगड़ा लाहौर में। सैंडर्स की हत्या लाहौर में, भगत सिंह को जेल लाहौर में। एक अलग रूपरेखा थी, वैसे ही लाहौर भी होता, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज सब गड़बड़ कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपसे हमारी बातें इस पर होगी। थैंक यू।